और ये वाला जो स्टैटिक का क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2011 के एग्जाम में आया था। अगर हम भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता के लिए जो जंग थी उसको कंसिडर करें तो उषा मेहता क्यों जानी जाती हैं? उषा मेहता क्यों जानी जाती हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में? सबसे पहला, जब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, उस समय इन्होंने एक सीक्रेट खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाया था। दूसरा, इन्होंने जो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें भाग लिया था। तीसरा, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का एक कंटिंजेंट, एक टुकड़ी उसको लीड किया था। और चौथा, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें असिस्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भारत के पहले प्रधानमंत्री को। इसका आंसर है फर्स्ट। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया था। इन्हें भारत की सरकार ने पद्म विभूषण, जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद, वो इन्हें दिया था पद्म विभूषण। इनमें से कौन सा एक इन सीतू मेथड है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा के लिए? फ्लोरा मतलब होते हैं पौधे और फोना मतलब होता है जानवर। FAUNA, फोना मतलब एनिमल, फ्लोरा मतलब प्लांट। तो इनके संरक्षण के लिए इन सीतू मेथड मतलब होता है जब आप किसी जानवर को या पौधे को उसके प्राकृतिक वातावरण में ही उसका संरक्षण करते हो तो उसको बोलते हैं इन सीतू। अगर मैं आपसे पूछूं कि चिड़ियाघर है, जू, क्या ये इन सीतू है? नहीं, ये है एक्स सीतू, क्योंकि जो चिड़ियाघर होता है जानवर का प्राकृतिक वो निवास नहीं है। तो इनमें पूछा है इन सीतू कौन सा नहीं है, यानी कि जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है वो आंसर हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक होता है। बॉटनिकल गार्डन, तो इसका आंसर हो गया बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन हम खुद बनाते हैं, इसमें हम जो प्लांट वगैरह हैं उन्हें कंजर्व करते हैं। नेशनल पार्क भी प्राकृतिक होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूरी तरह से प्राकृतिक होती हैं। तो इसका आंसर हो गया बॉटनिकल गार्डन। इसके अलावा जीन बैंक या जो जू, ये सब एग्जाम्पल हो गए एक्स सीतू के। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आया था यूपीएससी 2011 में। काफ़ी अच्छा लगा मुझे सवाल, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर और ये हमारे सोलर सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा कठिन सवाल है। सवाल ये है कि एस्टेरॉयड और कॉमेट में क्या फ़र्क होता है? एस्टेरॉयड और कॉमेट में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, कॉमेट को हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। एस्टेरॉयड जो होते हैं ये छोटे रॉकी प्लेन-टॉयड होते हैं, जबकि कॉमेट बने होते हैं फ्रोजन गैस। यहां पे आप डायग्राम में देखो, ये जो है ये है एस्टेरॉयड। पहले ये शब्द समझो, ये एस्टेरॉयड शब्द बना कहां से? एस्टर मतलब होता है सितारा यानी स्टार, ऑयड मतलब होता है जैसा, जो कि तारे जैसा हो, स्टार की तरह हो। जरूरी नहीं स्टार जितना बड़ा हो, कुछ एस्टेरॉयड बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्टार जितने बड़े होते हैं, कई स्टार से भी बड़े होते हैं और कई बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं एस्टेरॉयड, कई तो एक बिल्डिंग के साइज से भी छोटे होते हैं। और कॉमेट की बात करें तो कॉमेट जो है वो भी जो है एक अंतरिक्ष में एक किस जिसे बोलते हैं अंतरिक्ष में प्रेजेंट है, अंतरिक्ष में विचरण करता है। और कॉमेट जो है धूमकेतु, ये बना होता है गैस का, डस्ट पार्टिकल्स का, रॉक्स का, चट्टानों का। और एस्टेरॉयड बना होता है मेटल्स का, धातुओं का, रॉक्स का इत्यादि। तो ये जो है पहला ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है। एस्टेरॉयड जो है वो मेनली बना होता है चट्टानों का और धातु का, और कॉमेट बना होता है मेनली गैस का और डस्ट पार्टिकल्स का। हाँ, वो गैस और डस्ट पार्टिकल को इकट्ठा करके रखते हैं रॉक और मेटेलिक मटेरियल, लेकिन मेनली बना होता है गैस और डस्ट का, और एस्टेरॉयड बना होता है चट्टानों का। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो एस्टेरॉयड हमें मिलते हैं वो मिलते हैं जुपिटर और मार्स के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में मिलते हैं। और जो कॉमेट मिलते हैं हमें वो वीनस और मरकरी यानी शुक्र और बुध ग्रह के बीच में मिलते हैं। ये पहला वाला तो ठीक है। एक एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब जो आपको पता होगा, जैसे पहले मरकरी होता है, फिर इस तरह से पूरी सीरीज चलती है। तो जब आप इसको देखेंगे, जैसे ये अर्थ हो गया, ठीक है, तो मार्स और जुपिटर, ये सबसे पहले मरकरी होता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर ये मार्स, फिर जुपिटर, ठीक है, फिर सैटर्न और फिर आगे गाड़ी चलती है। तो ये हमारे जो हैं ये 8 प्लैनेट होते हैं। यूरेनस आता है बीच में, फिर नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट है। पहले प्लूटो को प्लैनेट बोलते थे लेकिन बाद में वो हटा दिया था। तो ये 8 हमारे जो हैं वो प्लैनेट हैं। अब इसमें जो मार्स और जुपिटर हैं
इनके बीच में एक जगह होती है जहाँ पे एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि एस्टेरॉयड जो है वो जुपिटर और मार्स के बीच में होते हैं, लेकिन कॉमेट जो हैं वो वीनस और मरकुरी के बीच में होते हैं, ऐसा नहीं है। कॉमेट जो होते हैं वो इस एरिया में होते हैं, यानी नेपच्यून के भी परे, जिसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट, KUIPER, कुइपर बेल्ट। नेपच्यून के भी दूर पाए जाते हैं कुइपर बेल्ट में कॉमेट। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। तीसरा, जो कॉमेट है उनमें एक पूंछ होती है जो चमकती है, जिसे बोलते हैं ग्लोइंग टेल, एस्टेरॉइड्स में वो नहीं होती, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। अब इस जानवर के बारे में, ये जानवर काफी न्यूज में चल रहा है आजकल, तो इस जानवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? सबसे पहला, इंडियन पंगोलिन जो है, इसका जो शिकार किया जाता है, इसकी जो हंटिंग की जाती है वो इसके सींग के लिए की जाती है, हॉर्न के लिए की जाती है। पहला ऑप्शन गलत है, इस जानवर में हॉर्न जो है वो होता ही नहीं है, पहली बात तो इसकी कोई हॉर्न के लिए नहीं की जाती। हाँ, वन हॉर्न राइनो या जो दूसरे इस तरह के जानवर है उनकी सींग के लिए, हॉर्न के लिए की जाती है। एक बात और, जो हॉर्न बना होता है, ये क्वेश्चन आता है कि जो गैंडा होता है राइनो, उसका जो सींग है वो किसका बना होता है, किस रसायन या किस केमिकल या किस कंपाउंड का? तो आंसर है कैराटिन। ठीक है, कैराटिन का बना होता है जो हॉर्न होता है राइनो का वो। और जो हमारे नाखून होते हैं वो भी कैराटिन के बने होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के नाखून होते हैं वो कैराटिन के बने होते हैं। दूसरा, पंगोलिन जो है वो एकमात्र स्केली मैमल है। और आपको बता दूं, पहला जो ऑप्शन है, इसका जो हंटिंग होता है वो इसके स्केल के लिए होता है। इसका जो शरीर है वो धारीदार होता है, आप देख सकते हो कितने सारे स्केल हैं इसकी बॉडी पे, धारियां हैं, और इन्हीं के लिए ये धारियां निकाल के कुछ लोग इसको खाते हैं, कुछ इसका सेवन करते हैं, कुछ लोग मानते हैं इससे कैंसर वगैरह ठीक हो सकता है इत्यादि अंधविश्वास है। इस कारण चाइना वगैरह में काफ़ी इसका तस्करी होती है भारत से। पंगोलिन एकमात्र स्केली मैमल है प्लेनेट पर, यानी एक स्तनधारी जीव है, और एकमात्र ऐसा स्तनधारी यानी मैमल है जीव जो जिसकी स्केल पे धारियां हैं, स्केली है जिसकी बॉडी, ये ठीक है। इसका जो IUCN स्टेटस है, जो भी जानवर याद रखिए न्यूज में आएगा उसका IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की रेड लिस्ट में जो विलुप्त प्राय जानवर रखे जाते हैं, एंडेंजर्ड जानवर रखे जाते हैं, थ्रेटेंड जानवर रखे जाते हैं, तो इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड, यानी कि ये विलुप्त प्राय है, ये ठीक है। तो इसमें बी और सी जो है वो ठीक है, आंसर है इसका सेकंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रिविलेज मोशन के बारे में ठीक है? प्रिविलेज मोशन क्या होता है? हमारे कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक भी होते हैं, और कुछ हमारे जिसे बोलते हैं विधान परिषद, उसके मेंबर भी होते हैं, जिन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, और अगर वो उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं या उनको ब्रीच करते हैं तो फिर उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन दायर हो सकता है। तो प्रिविलेज मोशन के बारे में स्टेटमेंट कौन सा ठीक है? प्रिविलेज मोशन जो है ये सिर्फ लोअर हाउस यानी लोकसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, ये गलत है। प्रिविलेज मोशन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इनिशिएट किया जा सकता है। दूसरा, जो प्रिविलेज मोशन है उसको एक मिनिस्टर, मंत्री और एक प्राइवेट मेंबर दोनों इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो संसद में बैठा तो है पर मंत्री नहीं है, तो वो है एक प्राइवेट मेंबर, और मिनिस्टर होता है मंत्री, तो दोनों कर सकते हैं इनिशिएट, ये ठीक है। प्रधानमंत्री जो है, पहले वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि लोअर हाउस और अपर हाउस यानी राज्यसभा दोनों में हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आप मूव नहीं कर सकते, ये गलत है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में एक चंगपा समुदाय रहता है, चंगपा कम्युनिटी है, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? चंगपा जो कम्युनिटी है वो मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहती है। चंगपा कम्युनिटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में रहती है, ये गलत है। ये मेनली रहती है चांगथांग में, जो लद्दाख है वहाँ पे रहते हैं, जम्मू कश्मीर में। जगह का नाम है चांगथांग। जो तिब्बत से आए थे ये लोग, पश्चिमी तिब्बत से आए थे। ये जो लोग हैं चांगपा समुदाय के, ये पश्मीना गोट उनको चराते हैं, और इनसे पश्मीना नाम की एक ऊन, एक बहुत ही फाइन वूल मिलती है, ये ठीक है। इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है चंगपा समुदाय को, 2001 से मिला हुआ है, ये भी ठीक है। तो इसमें सेकंड और थर्ड ठीक है, आंसर है 2 और 3 ओनली। चलिए बातें हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्टैटिक NCERT। आपको बताना है, ये 3 नदी यहाँ पे दी हैं, बराक नदी, लोहित नदी और सुबानसिरी नदी। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से बहती है? अरुणाचल प्रदेश से बहती है, बराक, लोहित या सुबानसिरी। बराक जो है, आपने बराक वैली सुनी होगी,
तो असम और मेनली मणिपुर, वहाँ की ये नदी है, सेनापति डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो बराक अरुणाचल प्रदेश में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बराक नहीं बहती। लोहित, हाँ लोहित बहती है। सुबानसिरी ये भी बहती है अरुणाचल में। तो 2 और 3, तो इसका आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2014 में आया था, तो ये आपको याद रखना है जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन है। इनमें से नेशनल कैडेट कोर के बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है? एनसीसी, ये एग्जिस्टेंस में आया था नेशनल कैडेट कोर एक्ट ऑफ 1948 को। तो ये एनसीसी एक्ट हुआ था 1948 में, जब बना था ये एनसीसी, ये ठीक है। एनसीसी के अंदर तीनों चीजें आ जाती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्या ये तीनों पे है या सिर्फ आर्मी को रिलेटेड है ये? देखो इसका जो लोगो है वो देखो यहाँ पे, इसमें 3 रंग है, ठीक है, 3 रंग। लाल रंग दिखाता है आर्मी, जो डार्क ब्लू कलर है ये दिखाता है नेवी, और जो लाइट ब्लू कलर है ये होता है एयरफोर्स के लिए। तो तीनों हैं इसमें, बिल्कुल ठीक है, एनसीसी में तीनों हैं। एनसीसी दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को हर साल। ये 2017 में, 2016 की बात करते हैं, 2016 में मनाया गया था 27 नवंबर को, 2017 में मनाया गया था 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि ये नवंबर के चौथे संडे को मनाया जाता है, ना कि फिक्स डेट नहीं है इसकी कोई। मैं रिपीट करता हूं, ये नवंबर के चौथे संडे को मनाया जाता है। तो इसका ये सी जो है ये गलत है, ए ठीक है, बी ठीक है, आंसर है ए एंड बी आर करेक्ट। अगर आपसे पूछें कि एनसीसी का मोटो क्या है, तो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये है एनसीसी का मोटो। ये कंसिडर करो, ये क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत स्टैटिक। ये 4 चीजें दी हुई है आपको, फेडरल स्कीम, पब्लिक सर्विस कमीशंस, पीएससी, इमरजेंसी पावर और स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो हमने हमारे संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे संविधान में कौन सी चीज बोरो की गई है? तो इसका आंसर है ऑल द 4, ए बी सी एंड डी। ये चारों ही हमने ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि हमारे संविधान में 50% चीजें हमने जो ली हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं। यहां पे आप लक्ष्मीकांत ने लिखा हुआ साफ साफ देख सकते हो, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे हमने ड्रॉ किए हैं 1935 एक्ट से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? जायरे नदी एकमात्र नदी है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। जायरे नदी, ये ठीक है। जायरे नदी को हम कोंगो नदी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोंगो भी बोलते हैं। इक्वेटर को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब ये, देखो वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं जो इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, लेकिन एक बार जाना और फिर वापस आना, यानी 2 बार क्रॉस करती है। बे ऑफ बिस्के, ये प्रशांत महासागर में है। बिस्के की घाटी, खाड़ी, ये पैसिफिक ओशियन में है, नहीं ये गलत है, ये अटलांटिक ओशियन में, स्पेन के ऊपर। ए ठीक है, बी गलत है, आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। यहां पे मैप में देख सकते हो आप, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, फ्रांस और स्पेन के बीच में ये है बिस्के की खाड़ी और ये है अटलांटिक ओशियन। और ये अगर मैं देखूं मैप, तो ये है हमारी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। इक्वेटर जो है ये इसको भी एक नदी है जो 2 बार काटती है, और वो कौन सी है? इक्वेटर की अभी मैंने बताई थी, कोंगो नदी। ये इसको 2 बार क्रॉस करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, साउथ अफ्रीका की एक नदी है जो 2 बार क्रॉस करती है, इसको बोलते हैं लिम्पोपो। अगर कोई पूछे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आंसर है लिम्पोपो। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार, तो ये राजस्थान से गुजर रहा है। राजस्थान में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं माही नदी। तो माही नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। एनसीईआरटी बायोलॉजी, स्पीशिएशन मतलब होता है नई स्पीशीज बनना, नई नई प्रजातियां बनना। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो बनती हैं, कई ऐसी समय के साथ खत्म हो जाती हैं, उसको बोलते हैं स्पीशिएशन, ये ठीक है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन का मतलब होता है जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाता है विद इन अ ग्रुप ऑफ स्पीशी। देखो स्पीशी बनती कैसी है समझ लो, 2 कारणों से बनती है, ठीक है। ये मान लो 4 जानवर हैं, ठीक है, और ये चारों एक ही तरह के जानवर हैं, बिल्कुल एक ही तरह के, यानी एक ही स्पीशीज है ये, ठीक है। अब मान लो कोई तूफान आ गया, कुछ आ गया, तो ये इनमें से 2 जानवर किसी दूसरे टापू पर चले गए, यानी बीच में एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, मान लो कोई नदी आ गई या कुछ आ गया। अब ये दोनों जानवर अलग पल रहे हैं और ये जो दूसरे टापू पे शिफ्ट हो गए थे ये अलग पल रहे हैं। तो समय के साथ क्या होगा, ये जो 2 नए हैं इनको नई हवा पानी, नया वो सब कुछ मिलेगा एनवायरमेंट, तो इनमें बदलाव आएंगे और ये बन जाएंगे नए स्पीशीज। तो किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, जब ज्योग्राफिकल बैरियर बीच में आ जाता है उसकी वजह से नए स्पीशी बनते हैं, उसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। और अगर मान लो एक ही टापू है, ठीक है, उसमें ये 4 जानवर रह रहे हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, ठीक है, और इन्होंने आपस में प्रजनन करना बंद कर दिया किसी कारण की वजह से, क्योंकि इनके शरीर में जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया, यानी आनुवांशिक तौर पर ये बदल गए हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ प्रजनन नहीं कर सकते, और अब बाद में ये अलग अलग स्पीशी अगर बन जाते हैं आनुवांशिक तौर पर बदलाव की वजह से, तो उसे बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पैट्रिक, PATRIC, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन।
तो एलोपैट्रिक स्पीशीज यहाँ पे लिखा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से होता है, ये गलत है। एलोपैट्रिक वाला ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से होता है। जब जानवर आपस में अलग हो जाते हैं किसी चीज की वजह से, उनके बीच में ज्योग्राफिकल एक भौगोलिक एक बीच में एक बैरियर आ जाता है जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाते। तो बी वाला गलत है, ए वाला ठीक है। आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो राम मोहन रॉय थे, इनको राजा का टाइटल, इन्हें राजा राम मोहन रॉय बोलना स्टार्ट कर दिया था सबने, तो राजा की उपाधि किसने दी थी? इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, ये ठीक है। बहादुर शाह जफर ये आखिरी मुगल राजा थे, बहादुर शाह जफर, ये भी ठीक है। दोनों ही ठीक है, आंसर है बोथ आर करेक्ट। इसमें समझाने के लिए ज्यादा नहीं है, ये तो आपको मुगल इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए। तो आपको यह बताना है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, उनके बारे में क्या ठीक है। और आपको बता दूं, ये आर्टिकल भी याद रख लो, आर्टिकल होता है 80। आर्टिकल 80 के तहत ये जो मेंबर हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं, और राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है इसलिए 250, क्योंकि 238 प्लस 12। अब सबसे पहला ऑप्शन, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा में, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते हैं? नहीं, ये गलत है। एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 लोग होते हैं जो लोकसभा में जाते हैं लेकिन राज्यसभा में नहीं जाते। दूसरा, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट नहीं डाल सकते, नॉट एंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, अगर राष्ट्रपति का इंपीचमेंट प्रोसेस होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, ये भी ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी वो है, डिफरेंस है, विडंबना है एक थोड़ी सी, कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते, और जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। और जब राष्ट्रपति को रिमूव करने के लिए अगर मान लो कभी ऐसी नौबत आए, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें बी और सी ठीक है, आंसर है सेकंड, बी एंड सी आर करेक्ट। और आर्टिकल 80 ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैप के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने मैप का क्वेश्चन नहीं दिया था और आपको मैप के क्वेश्चन बहुत पसंद है। तो सबसे पहला जो नामीब मरुस्थल है, नामीब, ये कोस्टल मरुस्थल है। कोस्टल मतलब समुद्र के पास, तट पर है ये है जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर। यस, ये करेक्ट है। दूसरा, इसको कालाहारी मरुस्थल भी बोलते हैं। नहीं, कालाहारी मरुस्थल अलग है और ये अलग है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वाला जो मरुस्थल है बिल्कुल तट के पास, समुद्र के पास, ये है नामीब मरुस्थल। और फिर ये पठार आते हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं, और इसके इस तरफ यानी बोट्सवाना वगैरह में ये जो है, ये है कालाहारी मरुस्थल। तो बी जो है वो गलत है। जो नामीब मरुस्थल है उसका बॉर्डर लगता है इंडियन ओशन के साथ। नहीं, इसका जो बॉर्डर है वो लगता है अटलांटिक ओशन के साथ। ये तो अफ्रीका के पश्चिम में है, तो यहां पे इंडियन ओशन नहीं है, अफ्रीका के पूर्व में है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो सी जो है वो गलत है। ए जो है ठीक है, और सिर्फ ए ही ठीक है, तो आंसर है सेकंड, ओनली ए इज करेक्ट। यहां पे आप देख सकते हो डायग्राम में, ये नामीबिया है और ये जो मरुस्थल है जो ये ऑरेंज कलर में है, ये है नामीब मरुस्थल, और यहां पे कहीं है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहती है जिन्हें बोलते हैं बुशमैन। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, बुशमैन ऑफ कालाहारी। चलिए एक और नक्शे का क्वेश्चन ले लेते हैं। सी ऑफ अजोव, जो अजोव सागर है, अजोव जो समुद्र है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ये ब्लैक सी से कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ब्लैक सी से कनेक्टेड है? नहीं, ये गलत है। अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन पता है तो फिर आप मतलब ये पहले वो कर दोगे। और जो अजोव सी है, ये इसके दोनों तरफ है यूक्रेन और रशिया। यस, ये ठीक है, तो इसका आंसर है बी इज करेक्ट। आपको मैप में दिखा देता हूं, ये देखो, ये ब्लैक सी है, ठीक है, और ये है सी ऑफ अजोव, ये छोटा वाला, और ये बीच में जो संकरीला पानी का रास्ता है, जब भी कोई छोटा पानी का रास्ता होता है उसे स्ट्रेट बोला जाता है। तो ये सी ऑफ अजोव ब्लैक सी से कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रेट ऑफ कर्च, KERCH। और ये जो अजोव सी है, इसके एक तरफ है यूक्रेन, दूसरी तरफ है रशिया। चलिए रानी की वाव के बारे में, क्योंकि रानी की वाव न्यूज में आ गया, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? सबसे पहला, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर है। यस, ये ठीक है। गुजरात में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक तो है जो पावागढ़ चंपानेर वाला जो एरिया है, वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है वो हो गया, और दूसरा अहमदाबाद का शहर जो पूरा का पूरा शहर ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और तीसरा ये हो गया रानी की वाव। ये बिल्कुल ठीक है कि एक विश्व धरोहर है। ये नर्मदा नदी के किनारे है रानी की वाव? नहीं, ये गलत है, ये सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे है रानी की वाव। तीसरा, ये पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। यस, ये ठीक है, ये पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। और चौथा, ये चालुक्य वंश के समय में बना था।
इनफैक्ट चालुक्य वंश की एक रानी थी जिन्होंने इसको बनवाया था नहाने के लिए। स्टेप वेल है बेसिकली, इसे पावड़ी होती है कोई। यस, ये भी ठीक है। तो इसमें ए, सी और डी ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, ए, सी एंड डी आर करेक्ट। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आर्ट एंड कल्चर। सो जो मौर्योत्तर काल था यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड, जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो इसमें दो तरह की गुफाएं बनवाई गई, एक चैत्य और एक विहार। ये थे टू टाइप्स ऑफ केव्स। इसको वैसे हम बता दूं, मैं इसको हम रॉक कट आर्किटेक्चर बोलते हैं। यस, ये बिल्कुल ठीक है। चैत्य और विहार दो तरह की गुफाएं थी। जो चैत्य गुफाएं थी उनको रहने के लिए रेजिडेंशियल हॉल के तौर पे यूज किया जाता था। नहीं, ये गलत है। चैत्य हॉल जो थे, ये चैत्य गुफाएं, ये प्रेयर के लिए यूज की जाती थी, और विहार वाले जो हैं ये रेजिडेंशियल थे। तो इसमें ए ठीक है, बी गलत है, आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। यहां पे आप लिखा हुआ देख सकते हो नितिन सिंघानिया किताब में, और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, उनमें कार्ले चैत्या जो हॉल है वो एक एग्जाम्पल है इनका।